हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट एंड देयर रिजल्ट्स। ये चैप्टर है हमारा। हमने लास्ट सेशन में मौर्यन एम्पायर्स को कंप्लीट किया था और उसके क्वेश्चंस देखे थे और किस तरीके से उसके क्वेश्चन जो है मौर्यन एम्पायर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज के सेशन में हम करने वाले हैं सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स एंड देयर रिजल्ट्स। ठीक है, आज का ये जो सेशन होगा इससे क्वेश्चन आते हैं तो देखेंगे अच्छे तरीके से और शॉर्ट नोट के थ्रू उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको ईजिली हैंडमेड नोट प्रोवाइड किए जाएंगे जिसके थ्रू आप जो है टाइम पे रिवाइज कर सकते हो इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से। नेक्स्ट सेशन में हम इसी सेम चैप्टर से देखेंगे कि किस किस स्टेट सर्विसेज में कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं लास्ट सेशन में हमने देखा था 323 बीसी से 185 बीसी तक का टाइम पीरियड कौन सा रहता है। ये टाइम पीरियड आपका रहता है मौर्यन एम्पायर। ठीक है, और मौर्यन एम्पायर से पहले यानी कि 326-25 में क्या हो रहा है, इस समय अलेक्जेंडर जो है अटैक कर रहा है नंद वंश के समय। लेकिन नंद वंश की कमजोरियों को देखते हुए मौर्यन एम्पायर क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट साइड के बॉर्डर को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और वहां पे इजीली जो है अच्छे तरीके से शासन करते हैं। लेकिन अब क्या होता है, अब सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट यहाँ स्टार्ट होता है और ये टाइम पीरियड में काफी मतलब 200 बीसी के समथिंग जो है काफी सारे सेंट्रल एशिया से लोग यहाँ पे इन्वेड करते हैं। ठीक है, जिनमें इनका सीक्वेंस क्या है, तो इनके सीक्वेंस को देखें तो इसमें है इंडो ग्रीक्स, शकास, पार्थियंस और कुशान्स। तो इस सीक्वेंस में जो है ये यहाँ पे आते हैं बारी बारी। ठीक है, सबसे पहले कौन आते हैं, सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आते हैं जिनका टाइम पीरियड 200 बीसी से और 100 बीसी तक का टाइम पीरियड इंडो ग्रीक्स का बताया जाता है। ठीक है, इंडो ग्रीक्स में एक किंग का नाम याद रखना है, दैट इज डेमेट्रियस। उसके बाद स्ट्रेटो टू ने क्या किया था, सो स्ट्रेटो टू ने शीशे के जो कॉइन्स थे उनको इशू करने का काम किया था। तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि स्ट्रेटो टू ने किस टाइप के कॉइन्स को इशू किया था। तो इन्होंने शीशे के जो कॉइन्स थे उनको इशू किया था। उसके बाद एक किंग का नाम आता है मियांडर, जो कि जब हम बुद्धिज्म पढ़ रहे थे तो बुद्धिज्म में हमने मिलिंद नाम से इनको जाना था। नागसेन और मिलिंद के बीच में जो संवाद होते हैं, कहीं ना कहीं जो मिलिंद है वो यही मियांडर है, इंडो ग्रीक किंग है 165 से 145 बीसी में। अब मियांडर क्या करता है, मियांडर जो है गंगा यमुना दोआब को कन्क्वायर करता है और ये कैपिटल बनाता है किसको, शाकल को। शाकल यानी कि कहाँ है, पंजाब में, इसको कैपिटल बनाता है। ठीक है, नागसेन और मिलिंद के बीच में जो भी कुछ क्वेश्चंस है, मिलिंद के नागसेन से जो पूछते हैं वो उसकी एक जो है क्या है, टेक्स्ट है, उसको क्या बोलते हैं, मिलिंद पनो। क्या कहा जाता है, मिलिंद पनो। ठीक है, और क्या होता है, इंडो ग्रीक्स जो है वो पहले ऐसे किंग्स होते हैं जो कि गोल्ड कॉइन इंडिया में शू करते हैं। ठीक है, उनका नाम क्या है, विम कैडेफिसेस। ठीक है, तो विम कैडेफिसेस जो है फर्स्ट किंग है जो इंडिया में गोल्ड कॉइन को इशू कर रहे हैं। ये हेलेनिस्टिक आर्ट को लेके आते हैं इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड और मिलिट्री गवर्नशिप का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। यानी कि कोई भी किंग है वो किंग क्या करेगा, वो सेंटर में बैठा हुआ है बट उसके गवर्नर जो है अलग अलग प्रांतों पर शासन कर रहे हैं और वो इंफॉर्मेशन लाके राजा को देते हैं, ये राजा के अंडर ही काम करते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से जो गवर्नर होंगे वो इंचार्ज होंगे उस प्रांत के जहां पर वो ऑलरेडी रह रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देखें तो किस एरिया में इंडो ग्रीक किंगडम था, तो इंडो ग्रीक किंगडम जो है ये इस एरिया में था जिसमें सियालकोट आ रहा है। ठीक है, तक्षशिला आ रहा है आपका, तो इस एरिया में इंडो ग्रीक किंगडम जो है वो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ अब हम देखते हैं रीजन क्या था। हाँ देखो, ये है इंडिया। ठीक है, इंडिया के बाद ये सेंट्रल एशिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर कहीं एक यूची ट्राइब थी। ठीक है, यूची ट्राइब। ठीक है, तो यूची ट्राइब जो है नीचे शीथियंस होते हैं उन पे जो है दबाव बनाने की कोशिश करती है। तो ये पार्थियंस होते हैं नीचे, उन पे एक प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ पे बैक्टीरिया है तो इधर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और साथ में क्या है, यहाँ चाइना की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गई है जिसकी वजह से ये लोग इधर तो जा नहीं सकते, तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेंशन इनका इधर की ओर ही होगा। तो इस तरीके से ये बारी बारी करके जो है एक्सपेंशन करते हैं और जो शक होते हैं उन शकों के दबाव के कारण ये क्या करते हैं, ये नीचे की ओर धकेल दिए जाते हैं और ये इंडिया में आने के लिए क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इंडो ग्रीक्स को देखा। यहाँ से जो क्वेश्चन आपके फ्रेम होंगे वो ये फ्रेम हो सकता है कि शीशे के कॉइन किसने बनाए थे, मिलिंद और नागसेन को लेकर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। फर्स्ट ऐसे कौन से रूलर्स थे जिन्होंने इंडिया में गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, तो ये भी ध्यान रखना है। मिलिट्री गवर्नशिप का कॉन्सेप्ट भी यहाँ से आ रहा है। ठीक है, इसके बाद इंडो ग्रीक्स के बाद कौन है, शकास। ठीक है, तो अब शकास को देखते हैं।
देखो, शकास जो आए थे ये 5 ब्रांचेस में होके आते हैं भारत में, मतलब इनकी लगातार 5 ब्रांचेस होती हैं। और ये ब्रांचेस कैसे हैं, ये ब्रांचेस जो हैं अलग अलग टाइम पे जो है शासन कर रही हैं। कुछ ब्रांचेस लंबे समय तक चलेंगी, जैसे कि वेस्टर्न क्षत्रपास जो है, जो इनकी वेस्टर्न ब्रांच है उसी को बोलेंगे। तो पहली ब्रांच है इनकी अफगानिस्तान में, सेकेंड है पंजाब में, थर्ड है मथुरा में, फोर्थ है वेस्टर्न एरिया में, और एक अपर दक्कन एरिया में। तो ये सभी 5 ब्रांचेस होती हैं शकास की, जो यहाँ पे रूल करते हैं। ठीक है, यदि इनके एरिया की बात करें तो ये इस एरिया में जो है क्या है, इस एरिया में ये लोग पाए जा रहे हैं अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेस में। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि जिस समय शकास आए थे उस समय एक उज्जैन का एक राजा होता था 57-58 बीसी में, जो क्या करता है, जो इनसे शकों से लड़ता है और शकों को हरा देता है और शकों को अपने एरिया से बाहर कर देता है। इसकी वजह से वो खुद को टाइटल देता है विक्रमादित्य का। ठीक है, किसका, विक्रमादित्य का। और जिसकी वजह से 57 और 58 यानी कि 57 बीसी को विक्रम संवत भी कहा जाता है। विक्रम संवत के अन्य 2 नाम क्या है, तो इसे कृत संवत और मालव संवत भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे है जो इंपॉर्टेंट रूलर है यहाँ का शकास में, वो है रुद्रदमन। ठीक है, 130 से 150 सीई तक का टाइम पीरियड है रुद्रदमन का। ये क्या करता है, सुदर्शन लेक का जीर्णोद्धार कराता है। सुदर्शन लेक कौन सी है, वही सुदर्शन लेक जो हमने मौर्यास में पढ़ी थी, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। ठीक है, तो उसी का क्या करता है, उसी को सही करवाता है। लेकिन ये इसको सही कराने में कोई भी बेगार नहीं लेता है, यानी कि विदाउट एनी फोर्स लेबर। ठीक है, यहाँ पे ये जो होता है संस्कृत, बहुत संस्कृत प्रेमी है ये रुद्रदमन। ठीक है, और इसका जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट और संस्कृत में ही लिखा हुआ है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में हम आगे और भी चीजें देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है जिसके बारे में हमें पता चलता है। इसी इंस्क्रिप्शन से हमें सुदर्शन लेक के बारे में पता चलता है कि वाटर रिजर्वायर को लेकर मौर्यास ने भी काम किए हैं, और उसके अलावा शकास ने भी काम किए हैं, स्कंदगुप्त ने भी आगे यहाँ से लेख मिलता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है कि जो शकास थे इनके जो गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो होता था कॉइन्स पे, वो 1:35 के रेशियो में होता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। ठीक है, अब हम इनके बाद आते हैं पार्थियंस। सो पार्थियंस जो है, पार्थियन एम्पायर जो है कुछ इधर इस एरिया में। ठीक है, इंडो पार्थिया या पहलावास भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, इनका ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं, ये ईरान से ओरिजिनेट हुए हैं। और गोंडो फर्निस जो है, इनके क्या थे, एक राजा थे, उनका नाम याद रखना है पार्थियन के टाइम पे। और गोंडो फर्निस के टाइम पे ही क्या होता है, सेंट थॉमस भारत में आते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो इनके बारे में इतना ही सफिशिएंट है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट है कुशांस। इस पूरे चैप्टर में शकास और कुशांस इंपॉर्टेंट है, इंडो ग्रीक्स इंपॉर्टेंट है, पार्थियंस उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, बस उनकी टाइमलाइन में याद रखना है, सीक्वेंस याद रखना है कि किस तरीके से कब कब जो है इन्वेजन हो रहा है यहाँ पे। तो कुशांस को देखेंगे। कुशांस का जो है ये पूरा एम्पायर जो है किसका है, ये कुशांस के अंडर एम्पायर आता है। कुशांस जो अपनी कैपिटल 2 जगह बनाते हैं। जो फर्स्ट कैपिटल है दैट इज इन पेशावर एंड द सेकेंड वन इज इन मथुरा। ठीक है, तो ये याद रखना है। कुशांस जो है इन्हें क्या कहा जा रहा है, यूचीज भी कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका ओरिजिनल यूची जो ट्राइब थी वहां से हो रहा है। ठीक है, और इनका घर कहाँ है, मतलब मेनली ये कहाँ पाए जा रहे हैं, तो नॉर्थ सेंट्रल एशिया में स्टेपीज में ये पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज देखनी है, यहाँ 2 किंग्स दिए गए स्टार्टिंग में, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, एक तो है कैडेफिसिस 1 और कैडेफिसिस 2। कैडेफिसिस 1 को बोल रहे हैं कुजुल कैडेफिसिस और 2 को बोल रहे हैं विम कैडेफिसिस। ठीक है, जो कुजुल कैडेफिसिस है यानी कि कैडेफिसिस 1 है, ये रोम के जो कॉइन्स होते हैं कॉपर के, उनको कॉपी करके बनाता है। ठीक है, यानी कि जो रोमन कॉइन्स हैं उनकी नकल करता है, तांबे के कॉइन्स को बनाता है। कैडेफिसिस 2 जो है वो क्या करता है, ये अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करने का काम करता है, और इसके अलावा ये क्या कर रहा है, ये गोल्ड कॉइन्स इश्यू कर रहा है। तो याद रखना है कैडेफिसिस 2 गोल्ड कॉइन इश्यू कर रहा है, और इसके जो कॉइन्स हैं यानी कि प्योरिटी का लेवल, यदि कुशांस के कॉइन्स और गुप्तास के कॉइन्स को कंपैरिजन करें दोनों के कॉइन्स को, तो कुशांस के कॉइन्स जो है प्योरिटी के मात्रा में गुप्तास से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है कि प्योरिटी के लेवल में जो नंबर 1 पे है वो कुशांस के कॉइन्स हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है कि देखो इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे इन्होंने कुछ तांबे के कॉइन्स भी इशू किए हैं, ये याद रखना है। सिर्फ गोल्ड कॉइन्स ही नहीं, तांबे के कॉइन्स भी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे इशू किए हैं। ठीक है, तो इंपोर्टेंट किंग जो है इस पूरे कुशानस का वो है कनिष्क। ठीक है, तो कनिष्क को याद रखना है, वेल नोन किंग है। ठीक है, और 78 एडी में क्या है, ये शक संवत इसने चलाया है। तो याद रखना है शक संवत किसने चलाया, तो कनिष्क ने जो है शक संवत चलाया है। ये बुद्धिज्म को सपोर्ट करता है।
और हम यदि बुद्धिस्ट काउंसिल में हमने पढ़े तो हमने देखा था कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी कहाँ हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। और यहीं से महायान स्कूल जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है या निकल के आता है काफी ज्यादा, ठीक है। ये संस्कृत लिटरेचर को भी काफी सपोर्ट करता है कनिष्क, ठीक है। इसके जो दरबार है, इसके दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, पाशर्व और चरक ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसका जो राप्तक इंस्क्रिप्शन है वो अफगानिस्तान में पाया जाता है। और किस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो बैक्ट्रियन या ग्रीक स्क्रिप्ट में इसका राप्तक इंस्क्रिप्शन जो अफगानिस्तान में पाया जाता है वो लिखा गया है, ठीक है। सारनाथ की जो बुद्ध स्टैचू है, जो सारनाथ में बुद्ध स्टैचू है, वो ये 81 CE के समथिंग जो है ट्रांसफर कराते हैं। पहले वो जो स्टैचू थी वो कहाँ थी, वो मथुरा में रखी गई थी, मथुरा से सारनाथ में इसको ले जाया गया था कनिष्क के टाइम पीरियड में ही, ठीक है। तो याद रखना है ये। अब यहाँ पे दो चीज और देखनी है कि देखो कुशांस जो थे, कुशांस के टाइम पे चाइल्ड मैरिज स्टार्ट होती है और इसमें जो एज है वो 8 to 10 ईयर्स जो है इसकी एज रखी जाती है चाइल्ड मैरिज की, ठीक है। दो आर्ट फॉर्म्स काफी कुशांस के टाइम पे निकल के आते हैं, दैट आर कौन कौन से हैं, गांधार आर्ट एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। तो ये है, ये दोनों आर्ट्स काफी ज्यादा फ्लरिश होती है इस टाइम पे, इसी टाइम पे ही निकल के आती है दोनों आर्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुशांस को देखा। इसके बाद अब हम देखेंगे कि ये जो जब सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, लगातार इंडो ग्रीक्स आ रहे हैं, शकाज आ रहे हैं, पार्थियंस आ रहे हैं और कुशांस आ रहे हैं, तो इनका लगातार क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या ये, जाहिर सी बात है जब बाहर के लोग इंडिया में इन्वेजन करेंगे तो ये अपने साथ वहाँ का कल्चर कैरी करेंगे। हो सकता है कुछ भारतीयकरण हो जाए कुछ चीज़ों का मिलके, तो वो ही सारे इम्पैक्ट्स हम यहाँ देखेंगे कि डिफरेंट टाइप से, जैसे कि एग्रीकल्चर, ट्रेड, पॉटरी, इंडियन सोसाइटी, पॉलिटी, इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इनका, ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं ट्रेड एंड एग्रीकल्चर पे, जब ये सेंट्रल एशियन लोग आते हैं यहाँ पे तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखो ट्रेड में हमें ध्यान रखना है, पहली बात तो इंडिया और ग्रीस का या इंडिया और सेंट्रल एशिया के जितनी भी जगह से ये आ रहे हैं उन सबके साथ एक डायरेक्ट कांटेक्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। किसके टाइम पे, शकाज और कुशांस के टाइम पे, ठीक है। अल्ताई माउंटेन जो है वो बहुत रिच सोर्स है, किसके लिए, गोल्ड इंपोर्ट्स के लिए, ठीक है। तो इसके थ्रू कहीं ना कहीं गोल्ड इंपोर्ट भारत में आ रहा है, क्योंकि रोम के साथ ट्रेड हो रहा है, तो इसकी वजह से ट्रेड के बदले में गोल्ड कहाँ पे आ रहा है, भारत आ रहा है। तो इस तरीके से ये भी इंडिया को काफी फ्लरिश करने में एक इंपॉर्टेंट चीज साबित होती है, ठीक है। आगे है, कुशांस जो थे वो सिल्क रोड के इंचार्ज होते थे, यानी कि सिल्क रोड पे जो भी ट्रेड करेगा तो ये चुंगी लेंगे, जाहिर सी बात है, यानी कि टैक्स कलेक्ट करेंगे। और जब ये टैक्स कलेक्ट करेंगे तो उस टैक्स के पैसे का यूज किस में करेंगे, अपने किंगडम को रिच करने में यूज करेंगे। कुशांस ने एग्रीकल्चर को भी काफी सपोर्ट करने का काम किया है, ऐसे इनके काफी सारे इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, ठीक है। अब हम देखें पॉटरी एंड आर्किटेक्चर। सो पॉटरी में रेड वेयर पॉटरी है इनकी, जो कि पॉलिश्ड होगी, उसमें भी रेड क्ले का यूज किया जा रहा है, और सिंपल टाइप की पॉटरी है उसमें भी रेड क्ले का यूज किया जा रहा है। यहाँ पे जो यूनिक स्टाइल मिल रही है वो स्प्रिंकलर्स और स्पाउटेड चेयर, यानी कि जो टोटी वाले मिट्टी के बर्तन होते हैं वो मिल रहे हैं। ब्रिक्स जो होती है, ब्रिक बैरियर्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, ठीक है। टाइल्स जो है, तो टाइल्स का यूज किस में किया जा रहा है, टाइल्स का यूज फ्लोरिंग में भी किया जा रहा है, रूफ पे भी किया जा रहा है, यानी कि रूफ और फ्लोरिंग दोनों में ही टाइल्स का यूज किया जा रहा है। इंडियन सोसाइटी को देखें तो इंडियन सोसाइटी में कुशांस और शकाज जो थे वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि एक तरीके से इनका भारतीयकरण हो जाता है। और ये किस क्लास के अंतर्गत आते हैं, तो ये क्षत्रिय क्लास के अंतर्गत आते हैं। हम जैसे कि ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ देखते हैं हम लोग, देखो हम ऑलरेडी जानते हैं कि वर्ण सिस्टम में 4 पायदान होते हैं, ठीक है। एक है ब्राह्मण, उसके बाद है क्षत्रिय, उसके बाद है वैश्य और फिर है शूद्र, ठीक है। लेकिन जब ये लोग क्षत्रिय में आते हैं तो यहाँ पे 2 कैटेगरी में क्षत्रिय डिवाइड हो जाते हैं। द फर्स्ट वन कैटेगरी इज जो ऑलरेडी कौन है, इंडियंस हैं, जो यहाँ की सोसाइटी में पाए जा रहे हैं। बट द सेकंड वन कौन से हैं, सेकंड वन है ये शकाज, शकाज जो आ रहे हैं, कुशांस जो आ रहे हैं और यहाँ रह के इंडियन सोसाइटी में एकदम एब्जॉर्ब हो गए, उनके साथ घुल मिल गए, तो उन्हें सेकंड कैटेगरी ऑफ क्षत्रियाज में क्या किया जा रहा है, रखा जा रहा है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं मिलिट्री। तो मिलिट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो मिलिट्री में बेटर कैवलरीज हो रही है, हॉर्स राइडिंग हो रही है, तो ये सब इस्टेब्लिश करने का काम कौन कर रहा है, शकाज और कुशांस, काफी ज्यादा अच्छे तरीके से। इस समय जो लगाम का कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ पे रस्सी की बनी लगाम है, उंगली में रकाब पहना जा रहा है, पैर की उंगली में, तो इस तरीके से एक बेहतर कैवलरीज की जा रही है, हॉर्स बैक राइडिंग की जा रही है। यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं वो किस चीज का ला रहे हैं, ये टर्बन लेके आते हैं, पैंट्स लाते हैं, ट्यूनिक लाते हैं, बल्कि कोट्स ला रहे हैं, लॉन्ग बूट्स ला रहे हैं, जो कहीं ना कहीं
कहीं इन्हें एक वॉर को जीतने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मिलिट्री में इम्पैक्ट है। अब हम देखते हैं पॉलिटी। तो देखो पॉलिटी पे क्या है, किनशिप का कॉन्सेप्ट, किनशिप के कॉन्सेप्ट में क्या देख रहे हैं कि राजा जो है वो कौन है, राजा को एक हेवनली ओरिजिन माना जा रहा है, यानी कि राजा जो है एक देवता का अवतार है ऐसा माना जा रहा है। और यहाँ तक कि कुछ कुषाण राजा जो है वो देवपुत्र भी कहलाते हैं, कुषाण किंग्स को क्या बोल रहे हैं, देवपुत्र कहा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुशानाज में क्षत्रप सिस्टम आता है। ठीक है, क्षत्रप सिस्टम का मतलब क्या होता है, क्षत्रप सिस्टम का मतलब होता है कि जो राज्य है वो कई क्षत्रपास में डिवाइड कर दिया जाता है और हर क्षत्रप को चलाने वाला एक व्यक्ति अलग अलग होता है। यहाँ पे मिलिट्री गवर्नेंस का भी कॉन्सेप्ट आता है, तो ये भी चीज याद रखनी है। ठीक है, अब हम रिलीजन को देखें तो देखो रिलीजन में क्या है, जो कुछ लोग ये सेंट्रल एशियंस के आते हैं उनमें कुछ लोग तो वैष्णिज्म को अपना लेते हैं। जैसे कि कैसे हमें एविडेंस से पता चलता है, तो हम मध्य प्रदेश के विदिशा में देखें तो यहाँ पे हेलोडोरस का एक इंस्क्रिप्शन मिलता है ग्रीक में। ठीक है, ग्रीक में लिखा हुआ है और यहाँ पे उसने ये किस लिए बनवाया था, ये मॉन्यूमेंट विष्णु भगवान के ऑनर में इसको बनवाया था, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। सेकंड है कुछ जो है बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, जैसे कि मियांडर। ठीक है, याद रखना है, जिसको मिलिंद कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है शिव और बुद्ध जो है दोनों कुशांस के कॉइन्स पे पाए गए, यानी कि कहीं ना कहीं ये शैविज्म को भी अपना रहे हैं, बुद्धिज्म को भी अपना रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप से वैष्णिज्म, बुद्धिज्म, शैविज्म इनको अपना रहे हैं और इंडियन कल्चर में ये घुल मिल रहे हैं। उसके बाद इम्पैक्ट क्या होता है इंडियन फेथ्स पे, तो इंडियन फेथ्स पे ऐसा इम्पैक्ट होता है कि महायान जो है वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है किसके टाइम पे, कनिष्क के टाइम पे हो रही है, और वहां पे ही महायान उदय हो रही है, मतलब एक नया बन के आ रहा है। महायान में हमने क्या देखा था, जो अब तक लैंग्वेज क्या थी, तो यहाँ पे महायान में लैंग्वेज संस्कृत को लेके आ रहे हैं, रूट से अलग होकर कौन सी लैंग्वेज ला रहे हैं, तो संस्कृत लैंग्वेज ले लेके आ रहे हैं। तो ये चीजें हमें याद रखनी है अच्छे से। अब हम यहाँ देखें कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे देखो दो चीज याद रखनी है। स्कल्पचिंग में, स्कल्पचिंग में क्या है, देखो यहाँ 3 लार्जेस्ट स्तूपास इस टाइम के पाए जाते हैं, जिनके नाम हम देख रहे हैं, भरूच स्तूप, सांची स्तूप, अमरावती और नागार्जुन कोंडा के स्तूप, ये तीनों याद रखने हैं। उसके बाद जो आर्ट्स आ रही हैं वो आ रही हैं गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स, ये तीनों आर्ट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक जब हम कंप्लीट करेंगे तो उनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे इन सभी चीजों को। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लिटरेचर एंड लर्निंग। लिटरेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो लिटरेचर में जो है संस्कृत जो है वो क्या थी, पैटर्नाइज करी थी। जैसे रुद्र दमन का यदि हम कठियावाड़ वाला इंस्क्रिप्शन देखें, यानी कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन देखें, तो वो काव्य स्टाइल में है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि पहला इंस्क्रिप्शन है जो काव्य स्टाइल में पाया गया है, तो ये भी चीज हमें याद रखनी है। कुशांस जो थे वो उन्होंने काफी राइटर्स को भी पैटर्नाइज किया था, जैसे कि अश्वघोष देखें, अश्वघोष की ही एक बुक है, एक टेक्स्ट है जिसका नाम है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित यानी कि बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, एक काव्य पोएम भी लिखी है अश्वघोष ने, दैट इज सौंदरानंद। तो ये भी याद रखनी है, दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है, बुद्ध चरित और सौंदरानंद, दोनों किसके द्वारा है, अश्वघोष के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, महायान बुद्धिज्म में देखें तो अवदांस आते हैं, अवदांस एक लार्ज संख्या में इनके टाइम पे कंपोज किए जा रहे हैं, महावस्तु और दिव्य वदन, ये सभी याद रखने हैं। ठीक है, ये सभी कॉन्सेप्ट कहाँ के, इन्हीं के टाइम में ये जो है निकल के आ रहे हैं। अब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखो ग्रीक्स क्या है, ग्रीक्स जो है होरा शास्त्र जो संस्कृत में बोला जाता है किसको, एस्ट्रोलॉजी को, ये कहीं ना कहीं ग्रीक में जो होरोस्कोप है, ग्रीक वर्ड है, उसको जो है क्या बोलते हैं, उसी का ही एक मॉडिफाइड या ट्रांसफॉर्म करके बोला जा रहा है इसको होरा शास्त्र संस्कृत में। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले संस्कृत में औषधि बोली जाती थी, प्लांट से यूज किए जाते थे। ठीक है, तो प्लांट जिसको यूज कर रहे हैं, कोई भी बीमारी को ट्रीट करने में तो औषधि बोल रहे हैं, ये ही वर्ड आगे चल के औषधि बना, जो कि क्या हो रहा है, जो मेडिकेशन जो प्रेस्क्राइब की जा रही है, मतलब पहले प्लांट के लिए औषधि यूज होता था, लेकिन अब जो दवा दी जा रही है जिसके द्वारा किसी भी बीमारी को ट्रीट किया जा रहा है उसे औषधि बोला जा रहा है। ठीक है, ग्रीक्स ने केमिस्ट्री, बॉटनी और मेडिसिन में बेहतर करी। उसके बाद जो लेदर ऑब्जेक्ट्स के प्रोडक्शन की बात है, यानी कि बूट्स बनने हैं, ये इसी टाइम से होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि लेदर के जो ऑब्जेक्ट्स बनने हैं वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे कॉपर और गोल्ड कॉइन्स जो है वो काफी रोमन कॉइन से रिजेंबल करते हैं, जो यहाँ पे कॉपर और गोल्ड कॉइन्स पाए जाते हैं। ग्लास मेकिंग भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इनके सभी इंपैक्ट्स को देखा कि इनका ट्रेड एंड एग्रीकल्चर में क्या इंपैक्ट है, पॉटरी एंड आर्किटेक्चर में क्या
इंपॉर्टेंस है, इंडियन सोसाइटी में क्या है, मिलिट्री, पॉलिटी, रिलीजन, तो सभी कॉन्सेप्ट्स को देखा। अब हम यहाँ पे कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है और जिनसे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो क्या याद रखना है कि जो शक संवत और विक्रम संवत है इनमें डिफरेंस कितना है, 135 ईयर का क्या है इनमें डिफरेंस है। तो कोई एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, जैसे वर्तमान ईयर 2025 है, विक्रम संवत प्लस 57 यानी कि 57 BC में है, और शक कितने में, 78 CE में, ठीक है। तो 57 BC है तो इसको क्या करना है, प्लस करना है, और जो 78 CE है इसको माइनस करना है। अब 2025 में 57 ऐड करेंगे तो 2082 बनेगा, और इसमें 78 माइनस करेंगे तो 1947 बनेगा। इन दोनों को माइनस कर देंगे इसमें से, तो 135 ईयर्स आएगा, ठीक है। तो याद रखना है, तो कितना डिफरेंस है इनमें, 135 ईयर्स का डिफरेंस है दोनों में। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है, देखो उदयगिरी और खंडगिरी की केव्स कहाँ पे पाई जा रही हैं, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में उदयगिरी और खंडगिरी की केव्स पाई जा रही हैं। उदयगिरी में 18 केव्स हैं और खंडगिरी में 15 केव्स हैं, ठीक है। दोनों केव्स कैसी हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल केव्स हैं। क्या कह रहे हैं इन्हें कुमारगिरी भी दोनों केव्स को कहा जा रहा है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है वो उदयगिरी की केव से मिलता है, और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन किससे है, चेदी वंश का एक राजा है खारवेल किंग, इस खारवेल किंग का ही है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो उदयगिरी केव से मिलता है, ठीक है। अगला हमें क्या देखना है, अगला देखो एक चीज और याद रखनी है, एक चाइना में उस समय एक हान डायनेस्टी होती थी, उसका एक राजा था और उसका एक सेनापति था जिसका नाम पांचाओ था, ठीक है। पांचाओ क्या करता है, कुशान ऑफर्स करते हैं, कुशान ऐसा ऑफर करते हैं चाइना की प्रिंसेस के लिए मैरी करने के लिए, कि वो शादी करना चाहते हैं, बट यहाँ का जो सेनापति था पैन चाओ वो डिनाई कर देता है, जिसकी वजह से कुशान किंग जो है अटैक कर देता है, लेकिन इनका अटैक जो है असफल हो जाता है। और ये कुशान किंग था कौन, तो इस बात में जो मोस्टली हिस्टोरियंस हैं वो एक ही बात को सपोर्ट करते हैं, तो वो बोलते हैं कि विम कैडेफिसिस जो था वो उस समय था। लेकिन यदि हम टाइम पीरियड पांचाओ का माने, पांचाओ का 78 CE के समथिंग, तो उस समय ये कनिष्क के राज्याभिषेक का टाइम है, तो ऐसा भी बोलते हैं कि वो कनिष्क भी हो सकता है वो किंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये कंप्लीट किया इसको। नेक्स्ट सेशन में हम जो है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट और बार बार रिपीटेडली डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। So if you find this video useful, then like, comment, share and subscribe our channel, and thank you for watching.